धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो 12th फिजिक्स में इकाई 3 है, उसमें 9 अंक के प्रश्न आना है। एक एक नंबर के 3 प्रश्न और दो दो नंबर के 3 प्रश्न, तो कुल 9 अंक के प्रश्नों के आने की संभावना है। तो हम इस चैप्टर में उन सारे प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो संभावित हो सकते हैं। इनके बाद अब आपको कोई और प्रश्न करने की आवश्यकता संभवतः नहीं होगी। प्रयास किया है कि सभी प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिया जाए। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती है और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो इस तरीके से आप ये उत्तर लिखेंगे तो 2 अंक का ये उत्तर आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद में एम्पियर का परिपथी नियम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, कि निर्वात में अगर कोई बंद वक्र है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का, यहाँ सदिश बी भी बोल सकते हैं, इसको वेक्टर बी बोलेंगे, का रेखीय समाकलन, देखिए रेखीय समाकलन का निशान है और ये वेक्टर बी का रेखीय समाकलन कह रहे हैं हम। तो निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा, ये देखिए कुल धारा आई का म्यू ज़ीरो गुना होता है। तो ये बी का रेखीय समाकलन किया आपने और ये म्यू ज़ीरो आई के बराबर होगा। अगर आप ये वाला याद रख लेंगे तो ये आसानी से लिख पाएंगे। 2 अंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक एक अंक में थोड़ा कुछ देखें। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए 3 मात्रक याद करिएगा। तीनों में से जो एग्जाम में आए लिखना है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र होता है mt-2a-1। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक में भी है एम्पियर का परिपथी नियम, और ये जो गतिमान आवेश का ऑब्जेक्टिव है ये भी क्वेश्चन बैंक में है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी, ये वाला भी क्वेश्चन बैंक के अंदर है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण रूप से इन प्रश्नों को देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी क्वेश्चन बैंक में है। और आगे बढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो जो बायो-सेवर्ट का नियम है और कूलाम का नियम है, तो उसमें ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्योंकि इसमें भी आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, तो अपान में आर स्क्वायर होता है। और इसमें भी जो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान डी स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी आप लिखते हैं, तो उसमें भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। परंतु अगर असमानता की ओर जाएं तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र वो सदिश स्रोत द्वारा व्यक्त होता है, मतलब आई वेक्टर डी एल द्वारा व्यक्त होता है। और इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही थी, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात आएगी, तो ये अदिश स्रोत के द्वारा व्यक्त होता है। किसके द्वारा? डी क्यू के द्वारा। ठीक है, ये सदिश स्रोत द्वारा, ये अदिश स्रोत द्वारा। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो वेक्टर आर और आई वेक्टर डी एल के बीच के कोण थीटा की ज्या अर्थात साइन पर डिपेंड करता है। और इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है कोण पर निर्भर नहीं करता है। आप इतना कठिन नहीं लिख पाए तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कोण पर निर्भर करता है, और इसमें लिख दीजिए कोण पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं कि शंट क्या है। शंट एक कम प्रतिरोध का तार है, हम जानते हैं, और इसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। और शंट को जोड़कर ही धारामापी को अमीटर में भी बदला जाता है। तो शंट जब भी आए आप कहेंगे कम प्रतिरोध का तार है और इसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। और शंट का सिद्धांत क्या है कि शंट किस तरह का होना चाहिए। शंट को जब आप चूज करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, वही शंट का सिद्धांत है। यदि मुख्य धारा के nवें भाग को आप धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से बहे, तो जो शंट का प्रतिरोध है, जो आप शंट का प्रतिरोध रखना चाहेंगे या आपको लेना चाहिए, वो धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। यही शंट का सिद्धांत है। मतलब अगर मुख्य धारा का nवां भाग आप धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। मतलब यहाँ nवां लिखा है तो यहाँ n-1वां होना चाहिए।
और शंट का जो सूत्र है S = IG × G/I - IG, ये याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है जो सही जोड़ी में आ सकता है एग्ज़ाम में। शंट के लाभ, तो शंट जो है सबसे बड़ा तो यही है कि शंट लगाने पर धारामापी का परिणामी प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यह है कि अब धारामापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यह है कि अगर आप उसको जोड़ रहे हैं तो कोई धारा के मान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा उसको लगाने से भी। और शंट लगाने से बहुत ही कम धारा धारामापी में से होकर प्रवाहित होती है, तो कुंडली के जलने की संभावना भी नहीं रहती है। तो ये लाभ है कि ये धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है, अगर सरल शब्दों में लिखें तो। और ये धारामापी के परिणामी प्रतिरोध को कम कर देता है। ये दो लाभ आप लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ से लिखिएगा, धारामापी का परिणामी प्रतिरोध कम हो जाता है, एक तो ये लिख दीजिएगा, और धारामापी की कुंडली के जलने की संभावना समाप्त करता है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है कि शंट से हानि क्या है। तो शंट का उपयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है, तो संतुलन बिंदु के निकट इसे निकाल देना चाहिए, वरना इसकी सेंसिटिविटी को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। और क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है कि शंट के उपयोग लिखिए। तो धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा में ये बहुत बड़ा उपयोग है जो हम यहाँ ले रहे हैं। और दूसरी बात है कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए शंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन बैंक के दो प्रश्न यहाँ आए हैं, शंट क्या है और शंट के उपयोग लिखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। शंट से रिलेटेड सारे प्रश्न यहाँ आ गए हैं। नेक्स्ट है अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इस बार ये, और दो अंतर आपको एग्जाम में लिखना रहेंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे प्रश्न है इसलिए मैंने इसमें चार अंतर एक साथ आपके सामने रख दिए हैं। ये देखिए, जो जिस शंट की बात हो रही थी वो ये है कि धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ते हैं तो ये आपका अमीटर बन जाता है। और अगर धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में ज़्यादा प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो ये आपका वोल्टमीटर बन जाता है। जो सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा है वो यहाँ चित्र में दर्शाया हुआ है। अमीटर क्या काम करता है, धारा की प्रबलता ज्ञात करते हैं। वोल्टमीटर से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। अब देखो, इसमें आप समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, कम होता है। इसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो अमीटर है उसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि इसका प्रतिरोध कम होता है तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसका प्रतिरोध अधिक है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से निकल कर आ रहा है, और कम से कम 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से भी मैं इसको मानकर चल रहा हूँ कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आए तो आप इनके काम बता दीजिएगा कि इससे धारा की प्रबलता ज्ञात करते हैं, इससे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो एक तो ये जोड़ने वाला ऑब्जेक्टिव और प्रतिरोध पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इसका जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। आगे बढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। धारामापी के कुछ प्रश्न लेते हैं। धारामापी क्या काम करता है, तो ये परिपथ में धारा की उपस्थिति का संसूचन करने वाला उपकरण है, और अगर इसमें कुछ संशोधन कर दें तो इसको अमीटर और वोल्टमीटर में भी हम बदल सकते हैं। अब धारामापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं, तो किसी भी धारामापी में जब आप एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी कुंडली में जो विक्षेप आता है ना, उसे उस धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। मतलब एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप आता है उसे उसकी सुग्राहिता कहते हैं, और इसका फार्मूला है NBA/K। और इससे आप ये भी बता सकते हैं कि सुग्राहिता किन किन तरीकों से बढ़ेगी। तो एन के बढ़ाने से बढ़ेगी, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो सुग्राहिता बढ़ेगी। बी के बढ़ने से बढ़ेगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने से बढ़ेगी, ठीक है ना। एरिया के बढ़ने से वो बढ़ेगी। और के का मान अर्थात स्प्रिंग या पत्ती की जो ऐंठन दृढ़ता है अगर वो कम हो तो सुग्राहिता बढ़ती है। तो ये आपके सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय होंगे। एन, बी और ए के बढ़ने से बढ़ेगी कुंडली का क्षेत्रफल, फेरों की संख्या और चुंबकीय क्षेत्र, ये बढ़ने पर बढ़ेगी, और के बढ़ने पर कम होगी। तो ये 4 बिंदु यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक और आप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर ए को भी आप लिख दीजिएगा। चलिए, अब चल कुंडल धारामापी की कुंडली को लटकाने के लिए जो फास्फर ब्रांच की पत्ती का उपयोग क्यों करते हैं। एक्चुअली ऐंठन दृढ़ता कम होना चाहिए, अर्थात के का मान कम होना चाहिए, तो इसकी ऐंठन दृढ़ता कम होती है फास्फर ब्रांच की पत्ती।
इसलिए जब आप विद्युत प्रवाह बंद करेंगे तो इसके ऐंठन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और ये जल्दी से अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, और ये चालक भी है और पूर्णतः प्रत्यास्थ भी है, इसका ये एक फ़ायदा भी है। और धारामापी का सिद्धांत क्या है कि धारामापी में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, धारामापी में बहने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आप धारामापी में जो धारा भेजते हैं वो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये धारामापी से रिलेटेड हमारे प्रश्न हुए। अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ मान के चलिएगा इस स्लाइड में जो प्रश्न है परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। चल कुंडल धारामापी के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं? एक्चुअली जो चल कुंडल धारामापी के ध्रुवखंड जब आप अवतल बेलनाकार बनाते हैं तो उनके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होने के कारण कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा और उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम रहेगा। ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी कि कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि चुंबक के जो चलकुंडल धारामापी में जो चुंबक के ध्रुवखंड है उनको अवतल बेलनाकार काट लेना चाहिए, मतलब अवतल बेलनाकार होना चाहिए। तो उससे चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होगा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होने के लिए। उससे क्या फायदा होता है कि कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है और उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान उस समय क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके दो कारण हैं। दोनों ध्रुवखंडों के मध्य एक तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाएगा और एक चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में मदद मिलेगी। अब त्रिज्यीय होगी तो फिर क्या होगा, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा और उस पर बलाघूर्ण अधिकतम होगा। आपको इतना नहीं लिखना, आपको केवल ये दो बातें लिखना है कि दोनों ध्रुवखंडों के मध्य अगर आपने नरम लोहे का क्रोड रखा तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में मदद मिलेगी। वो यहाँ सीख लिया हमने कि त्रिज्यीय होने से क्या होता है। ये प्रश्न अगर आता है तो उसमें फिर त्रिज्यीय के बाद की लाइनें भी लिखना है, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अब फास्पर ब्रांच की पत्ती अभी मैंने बोल दिया कि क्योंकि आपको फास्पर ब्रांच की पत्ती का यूज़ क्यों करना चाहिए तो मैंने अभी ऐंठन वाली बात बता दी थी। और ठीक है, इसको आप वहाँ से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ें। फास्पर ब्रांच की पत्ती का उपयोग आप पिछले प्रश्न के उत्तर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक्चुअली यहाँ जो लिखा है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि जो कुंडली है, निलंबित कुंडली धारामापी में क्या होता है कि कुंडली को लटकाने के लिए, यहाँ लाने के लिए लिखा है, एक्चुअली ये लटकाने के लिए है। फास्पर ब्रांच की पत्ती की मिश्र धातु का उपयोग करते हैं क्योंकि एक तो ये विद्युत का अच्छा चालक है, इसके ऐंठन अतिशीघ्र समाप्त हो जाते हैं और ये जल्दी से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल के माध्यम से एम्पियर को परिभाषित कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक होते हैं और एक में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उससे अगर वो 1 मीटर की दूरी पर दोनों समांतर धारावाही चालक हैं तो 1 एम्पियर की धारा वह स्थायी धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर लंबे सीधे चालक तारों में प्रत्येक में प्रवाहित करें तो वो एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल दोनों एक दूसरे पर आरोपित करेंगे। तो वो अब ये बल कौन सा होगा, अगर ये धारा एक ही दिशा में बहेगी तो ये आकर्षण होगा और अगर ये विपरीत दिशा में बहेगी तो वो प्रतिकर्षण होगा। तो ये 1 एम्पियर की धारा की परिभाषा है कि 1 एम्पियर की धारा वह स्थायी धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर लंबे तारों में प्रत्येक में अगर प्रवाहित करें तो वे एक दूसरे पर इतने न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करते हैं। अब धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार शंट जोड़ते हैं और अगर वोल्ट मीटर में बदलना हो तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं। लॉरेंज बल क्या है? जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला उस पर जो बल कार्य करता है उसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं।
मतलब कोई भी आवेश हुआ अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करेगा और उसे ही लॉरेंज बल कहते हैं, और इसका जो मान है वो है क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज बल कब अधिकतम होता है? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। और न्यूनतम कब करता है होता है? जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर रहता है। लॉरेंज बल का प्रश्न क्वेश्चन बैंक में भी है और मेरे विचार से भी इस वर्ष का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियमों को, तो मैं आपको दोनों नियम एक ही उस तरीके से बता देता हूं कि अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत रहे। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, ठीक है, तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताए अगर चालक में, तो अंगूठा चालक की गति अर्थात चालक पर बल की दिशा को बताएगा। ये कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा है। अगर इसी से आपको दाएं हाथ का नियम बनाना हो तो देखिए ये वाली लाइन बाएं की जगह दाएं कर दीजिएगा, तर्जनी वही बताएगी, है ना, और इन दोनों की प्लेस चेंज कर दीजिएगा। मतलब आपको यहाँ अंगूठे पर रिजल्ट देना है तो यहाँ आप मध्यमा पर रिजल्ट देंगे, बस इतना फर्क है, बाकी ऐसा कैसा नकल है। एक तैयार करेंगे दोनों हो जाएगी। देखिए बाएं की जगह दाएं, अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओगे परस्पर लंबवत रहे। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, देखिए दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा था? अंगूठा चालक की गति अर्थात चालक पर बल की दिशा को बताएगा, वो यहाँ लिखा है। अंगूठा यदि चालक की गति और चालक पर बल की दिशा को बताए तो ये वाली लाइन यहाँ आ गई है कि मध्यमा चालक में प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। मतलब ये जो डिफरेंस है वो ये है कि ये वाली लाइन इसमें यहाँ आ जाती है और ये वाली लाइन यहाँ इसमें आ जाती है। मतलब यहाँ लास्ट में अंगूठा बोलना है और यहाँ लास्ट में क्या बोलना है आपको? मध्यमा बोलना है। और ध्यान रखिएगा कि धारा की जगह आपको प्रेरित धारा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए दाएं हाथ के नियम में। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। तो क्यू आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण क्यू ई और क्यू आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण क्यू वी बी साइन थीटा। स्थिर आवेशित कण पर भी विद्युत बल लगता है, स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर लेकर आ रहा हूं। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ओरस्टेड। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो क्या होगा? आकर्षण। और दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और अभी मैंने बताया था आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, मेरे ख्याल से 4-5 ऑब्जेक्टिव में से एक अवश्य एग्जाम में आने वाला है। संभावित प्रश्नों को अगर हम देखें तो उसमें फिर एक सही जोड़ी के अंदर कुछ प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कई बार सूत्र वगैरह देकर, जैसे लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल तो F = BIL साइन थीटा। चल कुंडल धारामापी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, एग्जाम में आ चुका है। लंबे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तो μ0 I/2L। ये इस तरह से सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, अगर क्योंकि डेरिवेशन तो आप पूछ नहीं सकते तो सूत्र पूछ सकते हैं। तो μ0 I/2L। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/2R। धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/L। देखिए यहाँ L लिखना है या 2R लिखना है, लूप हो तो 2R और परिनालिका हो तो L। ये देखिए ये आपने वहाँ भी यूज़ करेंगे, आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी इन सूत्रों का उपयोग करते हैं आप स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए। धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय बल आघूर्ण NIAB साइन थीटा, ठीक है, और इस चुंबकीय बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। लॉरेंज बल का सूत्र F = QVB साइन थीटा एन कैप। अगर वो एन कैप नहीं भी लिखेंगे तब भी आप कम से कम QVB साइन थीटा अवश्य लिखें। इन मात्रकों को तो याद करके ही जाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र में बता चुका हूँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, 3 मात्रक इसके याद रखिएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मोस्ट IMP एग्जाम के लिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्रुव प्राबल्यता में 1 मीटर कम कर दीजिएगा, एम्पियर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकशीलता टेस्ला मीटर पर एम्पियर और ऐंठन नियतांक न्यूटन मीटर पर रेडियन। ये आपको याद करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। मेरा ऐसा विचार है कि चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र तो कम से कम आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। लॉरेंज बल के सूत्र और ये लूप और चालक के केंद्र समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र के भी फार्मूलाज आपको याद करना चाहिए। सदिश अदिश में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सारी तीव्रता और आघूर्ण को सदिश मानिए और फ्लक्स को अदिश मानिए, तो सदिश अदिश का आपका प्रश्न बन जाएगा। वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे चुंबकीय आघूर्ण हो, चाहे विद्युत आघूर्ण हो, सब सदिश।
और विद्युत फ्लक्स चाहे चुंबकीय फ्लक्स सारे अदिश ऐसे करके याद रखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा ये सेशन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, आप 2 नंबर में कितना लिख पाएंगे आप, तब भी आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा क्योंकि जैसे एक अल्पांश लेना पड़ेगा आपको, एक्स वाई एक तार लिया आपने, एक अल्पांश डी एल लिया, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया है ना, अल्पांश में धारा आई बह रही तो पी पर तीव्रता निकालना है। तो ये डी बी जो तीव्रता होगी इसमें ये आई के अनुक्रमानुपाती, डी एल के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगी। तो याद रखने के लिए आप ये वाला फार्मूला याद रखिएगा कि डी बी समानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इससे एक फ़ायदा होगा आपको कि आप इससे ये नियम याद रख पाएंगे कि आई के अनुक्रमानुपाती, डी एल के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए आप, मतलब धारा के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, और दूरी मतलब ये अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके। तो याद ये वाला रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या ये रहा याद रख लीजिए, ये सबसे बढ़िया है क्योंकि ये आपको बाद में कहीं फार्मूला आपको कहीं सही जोड़ी मिलाने में भी आ सकता है, μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ ये समानुपाती का निशान हटेगा तो μ0/4 लगेगा, और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो हो गया था, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि 1 एम्पियर की धारा क्या होती है। जैसे अब तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगी कि ये अगर μ0/4 का मान 10⁻⁻7 है तो dB का मान भी 10⁻⁻7 बन जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। dl को कर दें 1, साइन थीटा को 90 कर दीजिए तो वो भी 1 हो जाएगा, दूरी को 1 कर दीजिए तो आई बराबर अपने आप 1 एम्पियर बचेगा। मतलब 1 एम्पियर की विद्युत धारा वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई, देखिए dl 1 मीटर है और 1 मीटर त्रिज्या, या आर भी 1 मीटर है, के चाप के केंद्र पर, चाप का केंद्र क्यों बन रहा है क्योंकि थीटा 90 है, 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो ये आपका जो है, ये दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन भी है कि बायो-सेवर्ट के नियम से एम्पियर को परिभाषित कीजिए और बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो नियम में आप ये वाली लाइन याद रख लीजिएगा तो ये अपने आप ही सब चीज़ें तैयार होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं कुछ सरल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब बहुत लंबा सेशन हो चुका है, हम अपनी बात जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा सरल रेखी, और अगर लंबवत प्रवेश करता है तो होगा वृत्तीय। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण NI इन ब्रैकेट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण अधिकतम होता है यदि क्षेत्र और लूप का तल क्या हो, समांतर हो। और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल को कहते हैं लॉरेंज बल, और छोटा दंड चुंबक हमेशा एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। तो ये आपको इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बैंक्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक और अच्छा प्रश्न है जो क्वेश्चन बैंक में दिया है, हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर का मेरे विचार से होना चाहिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बैंक ने दे दिया है इसलिए मैं उसको मानकर चल रहा हूँ कि ठीक है ये आपको कर लेना चाहिए। तो ये प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवी ज्योति क्या है। तो उत्तरी ध्रुवी ज्योति में तो सिर्फ इतना मेरे ख्याल से लिखना पर्याप्त होगा कि चुंबकीय ध्रुवों के आसपास क्या होता है कि कुछ रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, तो उसे उत्तरी ध्रुवी ज्योति कहते हैं। मतलब ध्रुवों के निकट उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु हरा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और उत्तेजित नाइट्रोजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और कौन से ध्रुव के निकट करते हैं, ये उत्तरी ध्रुव के निकट करते हैं, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव ज्योति कहते हैं। और उसका जो कारण है, वो कारण क्या है कि जो सूर्य से जो आयंस, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स उत्सर्जित होते हैं, वह विशेष परिस्थितियों में जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पाश में फंस जाते हैं तो कुंडलिनी पथ पर गति करते रहते हैं। तो और वो फिर क्या है कि इनकी जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है वो ध्रुवों पर बढ़ जाता है, और ये आवेशित कण वायुमंडल के अणु और परमाणु से टकराते हैं और ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो ये हमारी उत्तरी ध्रुवी ज्योति कहलाती है। धन्यवाद।